नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी विषय। और अपना प्रकरण चल रहा था अलंकार प्रकरण। और अब जब पीछे 3 वीडियो चली गई है उसके अंतर्गत अपनों ने हिंदी में अलंकार के भेद, अलंकार को जान लिया था। उसके पश्चात अपनों ने किया था अनुप्रास अलंकार, जिसमें तकनीकी समस्या आ गई थी। मैं सभी विद्यार्थियों से क्षमा चाहता हूँ। उसके पश्चात यमक अलंकार किया था। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब निरंतर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए तीसरे अलंकार की ओर चलते हैं, सलेस अलंकार की ओर। चलो शुरू करते हैं। तो मित्रों, सलेस अलंकार के बारे में सलेस अलंकार आज का विषय रहेगा, सलेस अलंकार। अब मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं। सलेस का सामान्य अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। सामान्य अर्थ, सलेस का सामान्य अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। अब चिपकना क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए मित्रों, सलेस अलंकार में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके विभिन्न अर्थ निकलते हो, या आप कह सकते हैं कि जब वाक्य में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिसके विभिन्न अर्थ निकलते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सलेस अलंकार के अंतर्गत जो वाक्य आता है उसमें विभिन्न अर्थों वाले एक शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा शब्द रहेगा जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों। तो चिपकना कैसे हो गया? जैसे मान के चलिए एक शब्द है पानी, ये पानी शब्द है, इसका किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया गया। अब इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। कैसे? एक अर्थ इसका क्या होता है? चमक होता है। ठीक है, एक अर्थ इसका क्या होता है? इज्जत। एक अर्थ इसका क्या होता है? जल। तो देखिए मित्रों, एक शब्द है, उसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो मतलब इसके 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इस शब्द के 3 अर्थ चिपके होते हैं, इसलिए इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? चिपकना। तो सलेस अलंकार की मैं परिभाषा आपको बता देता हूं। क्या परिभाषा रहेगी? परिभाषा में क्या देना है कि सलेस अलंकार में वाक्य के अंदर एक से अधिक अर्थों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, सलेस अलंकार की परिभाषा क्या हो गई कि सलेस अलंकार में वाक्य के अंदर एक से अधिक अर्थों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके विभिन्न प्रकार के अर्थ हो। यहां तक परिभाषा तक क्लियर है। अब इसके उदाहरण अपने देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 उदाहरण नंबर
एक। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 शुरू करते हैं। आपका जाना पहचाना उदाहरण, और आप जानते भी हैं किस कवि का मैं उदाहरण दूंगा। मैं उदाहरण देने जा रहा हूं रहीम जी का, जो खासकर सलेस अलंकार के लिए सबके लिए परिचित है। अपने भी इस दोहे से परिचय कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उसमें सलेस कैसे है। तो देखिए ये उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरी, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। मित्रों, सलेस अलंकार का पहला उदाहरण ये हो गया। उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उब रही, मोती मानुष चून। तो रहीमदास जी यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि भाई, ये रहीमदास जी है वो कहना चाह रहे हैं कि पानी क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को पानी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब सूना होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी किसी भी वस्तु को रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वस्तु में पानी नहीं होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा? सूना रहेगा, उसका जो गुण है वो उसमें नहीं रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं? पानी गई न उबरे, कि अगर जहाँ पे पानी चला जाता है वो वस्तु कभी नहीं उबर सकती। और कौन सी वस्तु नहीं उबर सकती? मोती मानुष चून। ठीक है, तो रहीम जी कह रहे हैं कि पानी सबको रखना चाहिए, बिना पानी सब क्या होता है? चून। फिर इन तीन वस्तुओं के लिए कहा गया है कि मोती मानुष और चून, जब इनका पानी चला जाता है तो ये वस्तु कभी उबर नहीं सकती, ये कभी अच्छी नहीं लग सकती। अब अपने को ढूंढना है कि कौन से शब्द में सलेस अलंकार है। अब ये शब्द है, इसके अंदर क्या है? सलेस अलंकार है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर ये तीन वस्तु है, इसमें सलेस क्यों पता चला अपने को? क्योंकि ये तीन वस्तु है। ठीक है, इन तीन वस्तु का ये पानी चला गया तो ये कभी उबर नहीं सकती। अब इसके अर्थ अलग अलग अपने को देखने हैं। तो पानी का मोती के लिए क्या अर्थ हो जाएगा? भाई, मोती कब अच्छा लगता है, कब वो सुंदर लगता है? जब उसके अंदर चमक होगी, चमक होगी तभी मोती अच्छा लगेगा। चमक ही नहीं होगी तो वो मोती कहाँ का? क्योंकि मोती की चमक ही तो होती है। तो पानी का अर्थ मोती के लिए क्या हो जाएगा? चमक। क्या हो जाएगा मित्रों? चमक। फिर भाई मानुष, मानुष मतलब मनुष्य। अब आप मानते हो कि समाज में पैसा बड़ा है या इज्जत बड़ी है? आप कहोगे जी पैसा नहीं, इज्जत अच्छी लगती है। इज्जत है तो सब है, पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। तो वही बात करते हैं। तो पानी का मनुष्य के लिए क्या अर्थ हो जाएगा? पानी का मनुष्य के लिए क्या अर्थ हो जाएगा? इज्जत। इज्जत, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा भी आप कर सकते हो। ठीक है, यदि देखो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि यदि मनुष्य की इज्जत प्रतिष्ठा, मतलब पानी चला गया तो मनुष्य किसी काम का नहीं, वो कभी उबर ही नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार मोती का पानी चला गया मतलब चमक चली गई तो वो कभी नहीं उबर सकता। अब बात बाकी करते हैं चून की। चून का मतलब क्या होता है? चून का अर्थ होता है आटा। भाई, आटा नम्र कब बनता है? आटे का उपयोग कब होगा? जब उसके अंदर जल मिलाया जाएगा, वरना तो आटा काम का ही नहीं। मुंह में डाल के फूं फा भले ही करते रहो, ऐसे कर दिया फूं, बचपन में किया भी होगा तो वो भले ही कर लो। ठीक है, तो आटा कब काम का होगा? जब उसके अंदर क्या डाला जाएगा? पानी। तो पानी का चून के लिए क्या अर्थ हो जाएगा? जल। ठीक है मित्रों, ये हो गया अपना पहला उदाहरण। पानी का देखो
तीन अर्थ निकला तीनों वस्तुओं के लिए। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत या प्रतिष्ठा, और पानी के लिए जल। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला उदाहरण। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। मित्रों, परिभाषा आपने देख ली, अभ्यास पुस्तिका में आप लिख लीजिएगा इसको, और एक दो दफ़ा वीडियो भी देख लेना ताकि परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं अन्य उदाहरण आपको करवा रहा हूँ। एक उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर शोर। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर। सुबरन को ढूंढत फिरई कवि कामी अरु चोर। दूसरा उदाहरण है मित्रों आपके सामने कि चरण धरत चिंता करत, मतलब चरण मतलब पांव रखते हुए, चरण धरत मतलब पांव रखते हुए, चिंता करत चिंता करते रहते हैं, भावत अच्छा नहीं लगता है, नींद न शोर नींद आना और शोर होना। देखो मित्रों, एक बात आपने देखी होगी कि चोर चोरी करने जाता है तो उसे शोर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शोर हुआ तो उसकी चोरी निष्फल। ठीक है, ऐसे ही कोई कवि कविता बना रहा है तो उसको शोर कभी अच्छी नहीं लगती, उसको शोर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कविता लिख रहा है और बीच में मैं कोई कर रहा है तो वो कभी कविता नहीं लिख पाएगा। इसके अलावा उसे नींद भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो दिन रात कविता लिखता रहता है। उसी प्रकार जो कामी, देखो मित्रों, व्याभिचारी, व्याभिचारी भी बोल सकते हैं इसको, व्यभिचारी, इसको व्यभिचारी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कामी को व्यभिचारी। कामी का मतलब होता है रूप की इच्छा रखने वाला, जो सुंदर सुंदर रूप की इच्छाएं रखता है वो क्या कहलाता है, कामी। अब मान के चलिए लड़का लड़की देखने गया, अब लड़के ने लड़की को देखा, पिताजी ये तो नहीं अच्छी लगती मेरे को। अब उसने रूप देखा, बोल दिया। अब लड़की भी दूर से रसोई से देख रही है, लड़का है, ओहो सुनो है, बहुत सुंदर है। तो यही क्या होती है, कामी। कामी पुरुष मतलब रूप को देखने वाला, वही होता है। अब अपने इसको हल कर लेते हैं। सलेश किस में है कि देखो, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, कि पैरों को रखते हुए चिंता करते हैं, और जो नींद है, शोर है, वो अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता है, जो किसको ढूंढ रहे हैं, जो किसको ढूंढ रहे हैं, सुबरन। किसको ढूंढ रहे हैं, सुबरन। भाई नींद और शोर किसको अच्छा नहीं लग रहा, जो सुबरन को ढूंढत, मतलब जो सुबरन को ढूंढ रहे हैं। और कौन ढूंढ रहे हैं, कवि, कामी और चोर। भाई सलेश इसके अंदर है, क्योंकि इस वस्तु को ढूंढ रहे हैं। कौन कौन ढूंढ रहे हैं, कवि, कामी और चोर। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई तीनों अलग अलग वस्तु देख रहे हैं, तीनों एक ही वस्तु को ढूंढ रहे हैं, बस इसके अर्थ तीनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे। अब तीनों जब भाई एक शब्द से अर्थ तीनों अलग अलग हो रहे हैं, तो सलेश किस में होगा, सुबरन में होगा। तो इसका अपने देख लेते हैं कि भाई इसमें सलेश अलंकार कैसे आया। अब देखो भाई, कवि का काम क्या होता है, कविता बनाना। और कविता किससे बनेगी, सुंदर वर्णों के प्रयोग से, सुंदर शब्दों के प्रयोग से। तो सुबरन का अर्थ कवि के लिए क्या हो जाएगा, सुंदर
वर्ण। क्या हो जाएगा? सुंदर वर्ण। कि भाई कवि तो क्या ढूंढता रहता है? सुंदर वर्ण ढूंढता रहता है। कामी या व्याभिचारी के लिए सुवर्ण का क्या अर्थ हो जाएगा? भाई सुंदर रूप वाला, भाई क्या ढूंढता रहेगा? तो कामी के लिए सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सुंदर रूप। सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण। फिर चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? चोर क्या करता है? भाई चोर का काम क्या है? सोना पैसा चुराना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सुवर्ण या सुवर्ण लिख सकते हैं, सोना। तो सुवर्ण का अर्थ चोर के लिए क्या हो जाएगा? सुवर्ण, सवर्ण या सोना। तो चोर का कार्य क्या होता है? सोना ढूंढना। अब देखो श्लेष इसके अंतर्गत आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक शब्द है, इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। कवि के लिए तो क्या निकल रहे हैं? सुंदर वर्ण। कामी के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या निकल रहा है? सुंदर रूप। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या निकल रहा है? सुवर्ण, सवर्ण या सोना। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अपने एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं श्लेष अलंकार का। मित्रों जितने उदाहरण देखोगे आप, उतनी ही आपकी जो चिंतन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप सोचोगे और शायद ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखो तो उसमें से भी आ जाए। ठीक है, अब उदाहरण नंबर देखते हैं 3। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए, एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं अपने। जहां गांठ तहां रस नहीं। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय। मित्रों अगला उदाहरण है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय। इसका अर्थ क्या हो गया कि भाई जहां पर गांठ होती है वहां पर कभी रस नहीं हो सकता, और यह बात कौन है? सब जानते हैं। ठीक है, अब इसमें श्लेष कैसे निकालेंगे? श्लेष का अर्थ होता है, देखो मित्रों श्लेष के अंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है और शब्द से क्या निकलते हैं? विभिन्न अर्थ निकलते हैं। अब जब एक बिहारी जी को जानते हो आप, श्लेष की वजह से ही तो इनके द्विअर्थी दोहे होते हैं, और जिनके बारे में प्रसिद्ध है गागर में सागर भरने वाले दोहे होते हैं इनके। इसका कारण क्या होता है कि एक दोहे में 3-4 ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसमें श्लेष होता है। अब श्लेष से 2 अर्थ निकलता है तो दोहे के भी क्या निकलेंगे? एक अर्थ निकल जाएगा, फिर उसके कारण दूसरा अर्थ निकल जाएगा। अपने भी इसके 2 अर्थ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, अपने श्लेष देखते हैं 2 शब्दों में। कहाँ देखते हैं? एक तो गांठ में और एक देखते हैं रस में। इन 2 शब्दों में क्या है? श्लेष है। इन 2 शब्दों में क्या है? श्लेष है। मतलब 2 अर्थ चिपके हुए हैं, 3 अर्थ चिपके हुए हैं, 4 अर्थ चिपके हुए हैं। कैसे चिपके हुए हैं पहले देख लेते हैं। ईख के अर्थ में, ईख के अर्थ में भाई इन 2 शब्दों का अर्थ पहले ईख के अर्थ में देखते हैं। ईख का अर्थ क्या होता है? गन्ना। गन्ना तो सबने खाया है, अच्छी प्रकार से खाया है, और जो गन्ने के अंदर पोर होती है, गांठ होती है, उसको सबने छोड़ा भी है क्योंकि उसके अंदर रस भी नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं ईख के अर्थ में किसका अर्थ? गांठ का और रस का। ईख के अर्थ में गांठ का अर्थ क्या हो जाएगा?
ईख की पोर। ईख की पोर, गन्ना मित्रों जब गन्ना खाते हैं तो उसके अंदर जो गांठ आती है उसे ही क्या कहते हैं, ईख की पोर कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं उसके अंदर रस नहीं होता है। रस का अर्थ क्या हो जाएगा, मीठा जलीय अंश। मीठा जलीय अंश, भाई गन्ने के अर्थ में देखें तो रस का अर्थ क्या होता है, मीठा जलीय अंश। मीठा जलीय अंश हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मनुष्य के अर्थ में। मनुष्य के अर्थ में मनुष्य के अर्थ में किसका अर्थ, गांठ का और रस का। गांठ का और रस का। मनुष्य के अर्थ में अगर गांठ का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, कपट या मनोमालिन्य। मनोमालिन्य, ठीक है भाई। मनुष्य के अर्थ में गांठ का अर्थ क्या हो जाएगा, कपट या मनोमालिन्य। मनोमालिन्य का मतलब मन के अंदर मैल आ जाना। और रस का अर्थ क्या हो जाएगा, आनंद या प्रसन्नता। या क्या हो जाएगा, प्रसन्नता। तो अब इस पूरे का अर्थ देख लेते हैं। आपने देखा, मैंने उदाहरण दिया, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय। ईख के अर्थ में गांठ और रस का अर्थ क्या हुआ, गांठ का अर्थ ईख की पोर, रस का अर्थ हुआ मीठा जलीय अंश। और मनुष्य के अर्थ में गांठ का अर्थ हो गया कपट या मनोमालिन्य, और रस का अर्थ हो गया आनंद या प्रसन्नता। अब आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि देखो, जहां गांठ, कि भाई अगर गन्ने के अंदर जब गांठ आ जाती है तो वहां पर रस नहीं होता, यह जानत सब कोई, यह बात सारे कोई जानता है। अब ये तो हो गया इसका एक अर्थ। अब मनुष्य के अर्थ में देखें कि जहां मनुष्य के अंदर कपट आ जाता है, गांठ का अर्थ मैंने क्या बताया था, कपट या मनोमालिन्य, कि जहां मनुष्य में कपट या मन के अंदर मैल आ जाता है, तहां मतलब वहां पर रस मतलब प्रसन्नता या आनंद कभी भी नहीं रहता है। जानत सब कोई, यह सारा कोई जानता है। ये तो आप समाज में देखते ही हो कि भाई मनुष्य के अंदर जब कपट आ जाता है, जो दो पार्टनर होते हैं अगर उनके अंदर भाई एक दूसरे के प्रति कपट आ गया तो वहाँ पे वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। हाँ, सामने जरूर बैठे रहेंगे। तो ये आपका हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है मित्रों, ये आपका श्लेष अलंकार हो गया। बाकी का मित्रों आगे का जो अलंकार है वो अपना रहेगा उपमा अलंकार। और आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि आप उपमा अलंकार भली प्रकार से समझ लेते हो तो ऐसा समझ लो शब्दालंकार इसी उपमा अलंकार पे टिके हुए हैं। तो उपमा अलंकार किया तो लगभग आपको सारे शब्दालंकार पूर्ण रूप से आने लग जाएंगे। तो आपको उपमा अलंकार को बड़े गौर से देखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अन्य उदाहरण श्लेष के अलंकार के चाहिए तो मैं श्लेष अलंकार के अंतर्गत आपको दूसरी वीडियो के अंतर्गत 10 या 15 मिनट की वीडियो के अंदर 2-3 उदाहरण और प्रस्तुत कर दूंगा। बाकी मिलते हैं जब भी समय होगा। नमस्कार मित्रों, आदाब।